नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है और सरकार से बयान की मांग कर रहा है। इस बीच घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हिंदी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या है, इसकी गहराई में जाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सभी को एक मन से समाधान के रास्ते खोजने चाहिए और ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार 17 दिसंबर से सूरत और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी को 19,150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, तो वहीं सूरत में वे सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सूरत डायमंड बोर्ड्स भवन हीरा शोध और व्यापार सिटी का हिस्सा है। खबरों के मुताबिक यह भवन 67 लाख वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सूरत शहर के पास खजोद गांव में है। बता दें कि इसे दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर के रूप में बताया जा रहा है और इसमें मुंबई के कई हीरा व्यापारियों के कार्यालय भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एसटीबी के अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी इसके साथ ही सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात में हीरा कारोबार से संबंधित हाल ही में बनाए गए एक भवन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उनमें देश के बारे में सोचने की शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री सूरत में डायमंड बिजनेस का उद्घाटन करेंगे। पहले मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हीरा व्यापार हुआ करता था, अब यहाँ से इसे गुजरात ले जाया गया है। इस बाजार के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन हीरा व्यापार के सूरत जाने से स्थानीय लोगों का काम चला जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा राज्य की कमान संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की रोकथाम और उसकी तुरंत जांच के लिए एसआईटी गठित करने और इन अपराधों पर प्रभावित नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है। इसे लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कल शनिवार को 2 अलग-अलग आदेश जारी किए। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि इस तरह के मामलों की रोकथाम और तुरंत जांच के लिए एडिशनल डीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एडिशनल डीजीपी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इसकी समीक्षा करनी शुरू कर दी है। इस हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं कांग्रेस ने चौथी बार के विधायक उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि भिंड के अटेर से विधायक हेमंत कटारे को विपक्ष का उपनेता बनाया गया है। बता दें कि उन्होंने इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रहे अरविंद भदौरिया को हराया था। वहीं कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जीतू पटवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर करने की चुनौती का मुझे एहसास है। इसका सामना करने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि नई सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है, उसमें लाडली बहनों को 3,000 रुपए, 2700 रुपए गेहूं का दाम, 3100 रुपए धान के दाम और 2 लाख नौकरियां शामिल हैं। यह गारंटी प्रदेश की आशा का केंद्र है, इसे सरकार पूर्ण करे। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देते हुए पटवारी ने आगे कहा कि आने वाले समय में हम कांग्रेस की विचारधारा को घर घर पहुंचाएंगे और प्रदेश में कांग्रेस का सामूहिक नेतृत्व रहेगा। मध्य प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से यह पूछे जाने पर कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रदेश में अब क्या भूमिका होगी, इस पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव और आगामी अन्य चुनाव लड़े जाएंगे।
सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन हमारे लिए जरूरी है। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही रणनीति बनाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि यह इस्तीफा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद दिया। पार्टी द्वारा उमंग सिंघार को मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामनिवास रावत नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल थे और फिलहाल वे विजयपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की निगरानी में जेलों में नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर उनके बात गलत साबित हुई तो वह राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। सिद्धू ने कल शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था, ड्रग माफिया, जेल, हाईकोर्ट ने हफ्ते में पॉलिसी मांगी है। सीएम भगवंत मान जेल मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? जेलों के अंदर नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। अगर मैं झूठा साबित हो गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में बीएसएफ द्वारा पंजाब पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के संदिग्ध 75 व्यक्तियों की सूची देने के बाद उठाए गए कदमों पर पंजाब और हरियाणा सरकार से स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में कल शनिवार को पूर्व कांग्रेस विधायक यमसेन माटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी देते हुए तिराप के एसपी राहुल गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक यमसेन माटे अपने 3 समर्थकों के साथ किसी निजी काम से गांव गए थे। तभी कोई उनके पास आया और किसी बहाने से उन्हें पास के जंगल में ले गया और उन पर गोली चला दी, जिस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना दोपहर करीब 3 बजे राहु गांव के पास की बताई जा रही है, जो म्यांमार सीमा के करीब है। फिलहाल पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी है और कहा जा रहा है कि हमला करने वाले संदिग्ध उग्रवादी NSCN-KYA से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने उग्रवादी संगठन की पहचान पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे निश्चित रूप से जेल जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कल शनिवार को दावा करते हुए कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, सुशांत सिंह और दिशा सालियान दोनों की हत्या की गई है। जब दोनों की मौत हुई तो उनकी सरकार थी और हत्या कराई गई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें एक मंत्री शामिल है। पहले कोई जांच नहीं हुई और अब जांच हो रही है। अब सच्चाई सामने आ जाएगी। आदित्य ठाकरे निश्चित रूप से जेल जाएंगे। बता दें कि साल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी और उनकी मौत की वजह आत्महत्या बताई गई। हालांकि इस मौत को अब तक संदिग्ध माना जाता रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर मुंबई पुलिस ने 15 दिसंबर को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया है, जो मामले की जांच करेगी। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अगर देश की विकास दर 6% से अधिक नहीं हुई तो भारत 2047 तक निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर देश तेजी से विकास नहीं करता है तो वह अमीर होने से पहले जनसांख्यिकी रूप से बूढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस समय बढ़ती उम्र वाली आबादी के बोझ से भी उसे निपटना होगा। राजन के अनुसार विकास की वर्तमान गति देश को बूढ़ा होने से पहले उसे अमीर बनाने के लिए अपर्याप्त है और साथ ही उन सभी को रोजगार देने के लिए भी अपर्याप्त है जो श्रम बल के रूप में तैयार हो रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया को लेकर कहा कि उन्होंने बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया है, जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ कैश मिला है। उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं और वह केस दब जाए, इसीलिए संसद की सुरक्षा के विषय को जबरदस्ती उछाला गया, जो कि इतना बड़ा मामला नहीं है, उसकी जांच हो रही है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि गृह मंत्री ने कह दिया है कि हम उसकी जांच करेंगे, उसकी तह तक जाएंगे। उसके बाद भी विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनका इरादा नेक नहीं है। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 6 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। इस बीच जांच टीम ने जले हुए मोबाइल के अवशेष, आरोपियों के कपड़े और जूते भी बरामद कर लिए हैं। महेश कुमावत को गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
जहां कोर्ट ने कुमावत को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि पुलिस ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच इजरायली सेना ने गलती से 3 इजरायली बंधकों को ही मार दिया है, जिसके बाद से बंधकों के परिजन घबराए हुए हैं और इजराइल की सरकार से लड़ाई बंद करने और उनके परिजनों की रिहाई के लिए समझौता किए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि गजा में इजरायली हमलों में मारे गए इजराइल के 3 बंधकों की जानकारी देते हुए आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा था कि इजराइल सुरक्षा बलों ने गलती से बंधकों को खतरा समझकर उन पर गोलीबारी कर दी। हगारी ने कहा कि आईडीएफ इस दुखद घटना की जिम्मेदारी लेता है। उन्होंने कहा कि यह वह क्षेत्र है जहां सैनिकों ने आत्मघाती हमलावरों सहित कई आतंकवादियों का सामना किया। आईडीएफ द्वारा गजा में मारे गए 3 इजरायली बंधकों की मौत पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को असहनीय त्रासदी बताते हुए कल शनिवार को कहा कि मैं गहरे दुख के साथ इजराइल के सभी लोगों के सामने अपना सिर झुकाता हूं और अपने 3 प्यारे नागरिकों के निधन पर शोक जताता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि इस घटना ने देशवासियों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक गजा में आतंकवादियों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई जारी रहेगी। हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इजराइल को होने वाले नुकसान के बावजूद हमें इसे जीत तक जारी रखना है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल इस घटना से सबक सीखेगा और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए सैन्य और राजनयिक प्रयास जारी रखेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने छापेमारी के दौरान मिले 350 करोड़ से अधिक कैश के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आज जो हो रहा है वह मुझे दुखी करता है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वह मेरी फर्म का है। जो नकदी बरामद की गई है वह मेरी शराब फर्मों से संबंधित है। यह शराब की बिक्री से हुई है। उन्होंने कहा कि जो नकदी बरामद की गई है वह मेरी पक्की रकम है। मेरा परिवार 10 दशकों से भी अधिक समय से शराब का कारोबार चला रहा है। शराब के कारोबार का सौदा नकदी में होता है। व्यवसाय मेरे परिवार के लोग चलाते थे। आईटी की छापेमारी में जो कैश मिला है वह कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वहाँ मेरी व्यापारिक फर्म के लिए नकदी रखी गई। साहू ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने अभी छापा मारा है। मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले वह बिना डरे अपना फैसला सुनाना चाहिए वाला बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को एक दूसरे की राय के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक न्यायाधीश का निडर होना एक बहुत अहम कारक है। बार का कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि अगर जज लोकतंत्र में अन्य संस्थानों से साहस दिखाने की उम्मीद करते हैं तो उन्हें साहसी होना चाहिए। न्यायाधीशों के पास उनका समर्थन करने के लिए संवैधानिक संरक्षण है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि न्यायाधीश साहस का प्रदर्शन नहीं करते हैं तो अन्य संस्थानों के लिए इसका पालन करना मुश्किल होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ ठंड और इसकी वजह से छाई धुंध भी अब दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक बार फिर बीते कई दिनों से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक आज रविवार सुबह दिल्ली का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जहां वजीरपुर का AQI 421 दर्ज किया गया, तो वहीं शादीपुर का 416, जहांगीरपुरी में 419 और विवेक विहार में AQI 401 दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रहेगी और इसीलिए भी प्रदूषण से कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में दिल्ली वालों को प्रदूषण से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। दिल्ली के लोग यहाँ कड़कड़ाती ठंड की चपेट के साथ साथ प्रदूषण की जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 17 दिसंबर रविवार को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। लेकिन क्रिकेट फैंस के मन में सवाल है कि कहीं आज भी बारिश मैच का मजा किरकिरा ना कर दे। दरअसल T20 सीरीज में शुरुआती 2 मैचों में हुई बारिश ने मैच का मजा किरकिरा कर दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।